हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के बाद अब जो नतीजे हैं वो हम सबके सामने हैं। बीजेपी को 48 सीटें यहाँ पर हासिल हुई हैं हरियाणा चुनाव में, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 29 सीटें उनकी झोली में गई हैं। देखिए, चुनाव जब भी होते हैं, उनके नतीजे जब निकल कर सामने आते हैं तो कई बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता ही है कि कुछ चेहरे मायूस होते हैं और कुछ खुशी की लहर में झूम रहे होते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन एक तबके को झटका भी यहाँ पर लगता हुआ ज़रूर नज़र आया, क्योंकि जो उम्मीद कांग्रेस लगातार कर रही थी चुनाव प्रचार में भी, उसका जो आत्मविश्वास छलक कर आ रहा था, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास की तरफ तब्दील होता हुआ दिखा, और इसी वजह से उसको बहुत बड़ा झटका भी लगा। तो इसी पर आज हम बातचीत यहाँ पर करेंगे, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमन, तो अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस के लिए कि जीती हुई बाजी वो हार गए। शिवानी, एक तो ये मतलब जो मुझे समझ में आता है, ये जीती हुई कब तय हो गया था। मतलब एग्जिट पोल में ज़रूर हाँ नंबर्स दिखाए गए थे, और एग्जिट पोल में कांग्रेस को 60, 70, 65 सीटें ज़रूर दिखाई गई थी, लेकिन एग्जिट पोल मतलब रहा है कि चीज़ें जो हैं वो एक ट्रेंड की तरफ होता है, लेकिन हाँ पूरी तरह से उल्टा है। लेकिन जीती हुई बाजी कहाँ से, मतलब वो तो ये तो अगर हम मान भी ले जीती हुई बाजी, तो अगर ये कांग्रेस हारी तो संभवतः मुझे लगता है अपनी वजह से हारी। अभी वो बयान आपने देखे होंगे जिसमें एक कांग्रेस के प्रत्याशी निकल कर बाहर आए, उन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ इंडिपेंडेंट खुद कांग्रेस ने खड़े किए जी। ये इस तरह के बयान सामने आए जिसमें कुमारी शैलजा की तरफ से उनके कुछ लोगों ने कहा कि उनके पत्रकार मतलब उनके इकोसिस्टम कह लीजिए, उन्होंने खुद इस बात को माना कि कुमारी शैलजा के अगेंस्ट, उनके प्रत्याशियों के अगेंस्ट हुड्डा ने उनको हराने की कोशिश की, और हुड्डा के लोगों के सामने उनके प्रत्याशी जो इंडिपेंडेंट्स के तौर पर उनको सपोर्ट किया गया। तो ये इनफाइटिंग थी, ये इंटरनल इनफाइटिंग थी। हाँ, एक कांग्रेस को एज था भाई, 10 साल की अगर एंटी इनकम्बेंसी है। इससे पहले भी जब हुड्डा को हटाया गया था, जब 10 साल 2014 की बात कर रहा हूँ, जब बीजेपी को 47 सीटें मिली थी, 47 सीट 2014, फिर 2019 में 40 सीटें, तो 47, 40, इस बार 48। ये 57 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 57 ईयर्स। 2014 से पहले कभी बीजेपी सत्ता में भी नहीं आई थी। तो जीती हुई बाजी मतलब ये कभी कभी क्या होता है कि ग्राउंड पर जिस तरह चीज़ें होती हैं तो वो ग्राउंड पर निकल कर आता है जी। नतीजों से पहले उसको जीती हुई बाजी कह देना, वो तो क्या आप इसको बहुत ज़्यादा जो ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, क्या वो मान रहे हैं? क्योंकि जीती हुई बाजी कांग्रेस तो यही समझ रही थी कि अब 10 साल तो हो ही गए, अब बारी हमारी ही है और हम ही आएंगे सत्ता में। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सब कुछ हुआ, या अंदर की कला का इसमें कितना ज़्यादा किरदार है? देखिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंस मतलब मैं इसमें जजमेंटल नहीं हो सकता ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन हाँ इन फाइटिंग बहुत बड़ा रीज़न है। वो कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में जो इन फाइटिंग थी वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीज़न जो वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी है, जिसमें कहा जा रहा है कि शैलजा की नहीं चली, हुड्डा की चली, या हुड्डा की जितनी चली उसमें इंडिपेंडेंट्स को खड़ा कर दिया गया। तो इन फाइटिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, इसमें ना हम आरएसएस की भूमिका को नहीं राइट ऑफ कर सकते हैं। मतलब इस बार मुझे बताया जा रहा है कि आरएसएस ने भी गेम बदला, बहुत सारे उनकी ओर से भी वहाँ पर रैलीज और बहुत सारे प्रोग्राम्स छोटे छोटे बहुत सारे करवाए गए, बहुत सारे। हाँ। मतलब पहले क्या हो रहा था, इस तरह की खबरें आ रही थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच ऑल इज नॉट वेल, है ना, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे, अखबारों में इस तरह की सुर्खियां बनी थी। लेकिन आरएसएस का रोल ग्राउंड पर जिस तरह का था, हजारों की संख्या में डोर टू डोर मीटिंग्स, लोगों को जोड़ना, है ना, तो एक साइलेंट वर्कर, साइलेंट वोटर तो हमने सुना है, साइलेंट वर्कर भी था, जो साइलेंट वर्कर चुपचाप काम करके चला गया, और फिर उसके नतीजे इस तरह से पलटे। अब उसमें आप ईवीएम को गाली दे दीजिए, आप चुनाव आयोग को गाली दे दीजिए, आप कुछ भी आप गाली दे दे, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड पर क्या काम किया गया, काडर ने किस तरह से उसको लिया, और फिर ये वाकई में मतलब ये अप्रत्याशित था। सुबह मेरे ख्याल से 9:15-20 तक हम लोग जो रिजल्ट देख रहे थे, ट्रेंड्स देख रहे थे, उसमें कांग्रेस को क्लियर है 60, 65 पोस्टल बैलेट, वो सारी चीज़ें। 9, 9:30, 9:40 के बाद जो खेल बदलता, उसके बाद से लेकर 1:30-2 बजे तक 45 से नीचे नहीं आई थी बीजेपी। तो आरएसएस का रोल बहुत बड़ा इसमें नजर आ, वो क्रेडिट देना चाहिए। तो क्रेडिट तो हम यहाँ पर दे ही रहे, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि सारा खेल जो था वो ईवीएम में ही रह गया और वहीं से सब कुछ गड़बड़ होता हुआ दिखा। अच्छा, वो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। मतलब अगर ईवीएम का खेल करना होता तो जम्मू कश्मीर में कर लेते भाई। कितनी 43 सीटें ना जम्मू में, 35 से 43 की गई, तो फिर 29 पर क्यों रोक लिया अपने आप को? वो 39 दे देते भाई। उन्होंने अगर 35, पिछली बार 25 थी, 35 में से 25,
उन्होंने 35 की 43 सीटें की। तो फिर ईवीएम का ही अगर करना था तो वो जम्मू कश्मीर में कर लेते। मैं कोई बीजेपी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी अच्छा चलिए ईवीएम का था तो ईवीएम का खेल तो फिर तब क्यों नहीं किया, वो 240 पर क्यों रोक लिया? तब तो सारे एग्जिट पोल 400 पार दे रहे थे ना। चलिए मैं मान लेता हूँ ये हो सकता है कुछ इस तरह का खेल हुआ हो, मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का खेल करना ही होगा तो कोई भी समझदार व्यक्ति अगर करेगा तो वो तो लोकसभा चुनावों में करता ना, जब सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 400 से नीचे तो आनी नहीं है ना, 400 पार, 370, 350, तब तो बहुत आसान था। उस टाइम अगर 350 ये खेल हो भी जाता, जहाँ मोदी की प्रतिष्ठा दाव पे लगी है, ये है वो है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में तो 370 की बात थी ना, ये कहा जा रहा था कि जो मैंडेट होगा 370 पर रेफरेंडम होगा। हाँ। तो अगर ये मैंडेट 370 पर रेफरेंडम की तरह था तो ईवीएम का खेल होता जम्मू कश्मीर, नंबर 1। नंबर 2 अगर करना होता तो जब जहाँ लोकसभा चुनाव में जिसमें कहा जा रहा है कि जो है ब्रांड मोदी ख़त्म हो गया, 240 400 पार, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार उनकी जो है सिस्टम हमारा, हम सरकार चला रहे, इतने यू टर्न हम करवा रहे हैं, तो ये सारी नौबत क्यों आई? ये ईवीएम की सेटिंग करनी होती तो 240 पर क्यों रोकते? उसमें 340 पहुंचा देते, 350 पहुंचा देते। अगर गाली सुननी थी ईवीएम की तो तब सुन लेते। अमन, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो हमने देखे सुने भी, लेकिन जलेबी का जो मुद्दा था वो भी बड़ा उठा। चुनाव प्रचार के दौरान खुद हाथ में जलेबी लिए राहुल गांधी बोल रहे थे मैं इसको विश्व स्तर तक पहुंचाऊंगा, आगे तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिर खेल ऐसा पलटा, एक झटका यहाँ पर कांग्रेस को लगा और जलेबी खुद राहुल गांधी तक पहुंचाई गई कि भाई आप भी खा लो हमारे नाम की जलेबी। चुनाव के रंग है। हाँ, मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है चुनाव में, मतलब चिढ़ाने का एक राजनीतिक तरीका, एक चुनाव के रंग है शिवानी, और बहुत जरूरी होते हैं चुनाव में। और ये जीत भी जलेबी जितनी सीधी नहीं है, ये जीत भी जलेबी जितनी सीधी नहीं है। मतलब हाँ, वो जलेबी फैक्ट्री वो सब है, कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा। उसके बाद हम देख रहे थे वो हर्ष सांघवी वहाँ के जो गुजरात में जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो जलेबियाँ तल रहे हैं। हर्ष सांघवी बताया गया कि यहाँ मीडिया के लिए भी बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी वहाँ पर भिजवाई भी गई थी राहुल गांधी जी को ऑनलाइन कि आप भी जलेबी जरा चख लीजिए, स्वाद जीत का मजा जो कहते हैं। अच्छा देखिए, इसमें पता क्या है, ये जलेबी से एक चीज़ है जो मेरे को अटकी जी। 24 घंटे तक राहुल गांधी का कोई पोस्ट ना आना जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर, उमर अब्दुल्ला को कॉन्ग्रेचुलेट करने को लेकर एक्स पर पोस्ट ना आना। मुझे नहीं पता, हो सकता फ़ोन पर उन्होंने बधाई दी थी, लेकिन पब्लिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा ऑपोजिशन, सबने पोस्ट किया, उमर अब्दुल्ला को बधाई दी, हरियाणा के वोटर्स का धन्यवाद दिया गया, काडर का धन्यवाद दिया। नतीजे कुछ भी हो, हार जीत लगी रहती है हरियाणा में, अगर कांग्रेस की हार हुई, लेकिन 24 घंटे तक उनका पोस्ट ना आना। फिर अगले दिन जाकर जब बीजेपी ने सवाल भी उठाए, उसके बाद उसका एक इशू भी बना कि राहुल गांधी कहाँ है साथ। मैं कह रहा हूँ हरियाणा में किसी की जीत किसी की हार, जम्मू कश्मीर में आप जीते, उमर अब्दुल्ला आपके साथ चुनाव लड़े, लेकिन उमर अब्दुल्ला को भी किसी तरह का कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी इस तरह की कोई जो है पोस्ट नहीं किया गया। हरियाणा को लेकर वो चीज़ थोड़ी अखरी। और इसके अलावा ना राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर भी बहुत बहस हुई थी, जिसमें कहा जाता है कि भाई उस दिन भी वो नहीं थे, उस दिन भी उसको भी इशू बना। हालांकि वो इशू नहीं है, उनकी वो यात्रा है, वो जाएँ कहीं जाना चाहें, वो हमको ही नहीं है। लेकिन चुनावों के दौरान वो बताया गया वो उनका पहले से निर्धारित था अमेरिकी दौरा, नंबर 1। नंबर 2, चुनावों के दौरान वो गए थे। नंबर 2, नतीजों के दिन ना होना, फिर 24 घंटे तक नतीजों के दिन उनका कोई पोस्ट ना आना, अगले दिन आना, ये सारी चीज़ें बीजेपी को मौका देती हैं। ये कहने का ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि इतना सारा चुनाव प्रचार उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी किया, इसके अलावा पुरजोर कोशिश उनकी हरियाणा में भी थी कि और मनाने की भी कोशिश थी, शैलजा भी साथ में रहे और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा भी साथ में रहे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका तो यहाँ पर लगता ही, और हो सकता है इसी कारणवश एक सदमा जो कह सकते हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी लेकिन उम्मीद के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं निकल कर आ पाया। लेकिन हरियाणा चुनाव के दौरान हमने बहुत सारे मुद्दे देखे, जातिवाद का भी एक मुद्दा उठाया गया कि बांट कर यहाँ पर वोट लेने की कोशिश हो रही है। तो क्या आपको लगता है उसका बहुत बड़ा किरदार यहाँ पर था? कहा जा रहा था कि जिसके साथ जाट उसी की होती है ठाट, हरियाणा में हमेशा से नारा बहुत ज़्यादा रहा है। तो जो लोग कह रहे थे या जो विश्लेषण निकल कर सामने आ रहे थे कि जाट वोट साथ नहीं है बीजेपी के, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा, और इससे पहले भी जितने चुनाव हुए उसमें भी ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं इसमें एक चीज़ कहता हूँ। हाँ, मुझे याद है जब अयोध्या नहीं फैजाबाद, हाँ, फैजाबाद जिसमें अयोध्या, उसमें जब बीजेपी हारी तो ये स्टेटमेंट था कि राम मंदिर आंदोलन की हार है, ये स्टेटमेंट था। तो अगर इसी तर्क के हिसाब से चला जाए तो हरियाणा में हार क्या पहलवान आंदोलन की हार है? हरियाणा में हार क्या जाट आंदोलन की हार है? अगर फैजाबाद अयोध्या में हार राम मंदिर आंदोलन की हार है, नंबर 1। नंबर 2, इस
एक तमाम एक बहस चली कि ये चुनाव जाट वर्सेस गैर जाट हो गया। एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें तो ये भी बताया गया कि जो जाट बहुल सीटें हैं 30-31 के आसपास, उसमें से आधी सीटें बीजेपी के पास आई, जिसमें 7 से 8 सीटें नई जीती हैं। ये तो फिगर्स है ना, ये तो फैक्ट्स है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। एससी सीट्स की भी बात हुई, एससी सीट्स में भी इसी 7 से 8 सीटें जो है वो बीजेपी के फेवर में आई। तो अब पता नहीं इसको इससे जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये भी कहा गया कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो रैलियां की, जहां वो उनका बयान भी था बटोगे तो कटोगे वाला, क्या उसका भी असर, बीजेपी कह रही है उसका भी असर है साहब, उसमें भी एक जो है इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इसमें तो ये नजर आया ना भाई, जाट गैर जाट, अगड़े पिछड़े, दलित मतलब सारे मोदी के नाम पर संगठित। अब ये क्या हो रहा था 2000 जब जून में जब नतीजे आए थे जिसमें 240, तो ब्रांड मोदी को राइट ऑफ कर दिया गया था, ब्रांड मोदी खत्म हो गया, गायब हो गया। मेरे ख्याल से ये नतीजे बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा बूस्टर हैं। कल प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही थी, उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें वो लग रहा था मोदी दे रहे थे, अपनी बातें उन्होंने सामने रखी। जी, उन्होंने बोला भाई हिंदुओं मतलब अपने फायदे के लिए हिंदुओं को बांटना और मुसलमानों की जातियां ना बताना। अच्छा अमन, बहुत अच्छी बात भी है, जब भी वो चुनाव जीते या वोट शेयर भी अगर बढ़ता है बीजेपी का, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको एक कॉन्फिडेंस के तरीके से वो देखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो आम जनता या फिर आम जो कार्यकर्ता उनका जाकर फील्ड पर काम कर रहा है उसका भी मनोबल बढ़े। तो ये बहुत अच्छी खासियत भी है, और शायद इसी वजह से हर चुनाव में वो दोबारा से कम बैक करते हैं उसी तरीके से, और उसी तरीके से उस लेवल तक चुनाव प्रचार को भी ले जाते हैं और फिर जीत भी हासिल होती है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, बेशक आप इस चीज को समझिए, बीजेपी 24 घंटे चुनावी मशीनरी, और इस जीत का इम्पैक्ट वहाँ भी पड़ेगा, वहाँ भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब इसको इस तरह से समझिए कि अभी हरियाणा में सीएम कौन बनेगा, वो तो नायब सिंह सैनी है, वो शपथ कब होगी अभी ये खत्म भी नहीं हुआ, महाराष्ट्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। कल ही भाषण में अब बीजेपी का भाई ये स्पीच है कि हरियाणा झांकी महाराष्ट्र बाकी, और महाराष्ट्र में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कितनी कम हुई है, कांग्रेस की स्टैंडिंग कितनी कमजोर हुई है। इसको इस तरह से समझिए कि वहाँ सामना में क्या कुछ लिखा गया कि 24 घंटे में कैसे जीती हुई बाजी को हार में तब्दील करना है, वो कांग्रेस से कोई सीखे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस को मतलब जो है अहंकार और वो नहीं किया। सामना में ये भी जिक्र किया गया था कि स्थानीय पार्टियों का, आपने आम आदमी पार्टी को कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन क्या लगता है आपको अमन, अगर वो तवज्जो देते भी होंगे आम आदमी पार्टी का, तो खुद ही खाता वहाँ नहीं खुल पाया, तो कितना असर वो डाल पाते, या अच्छा ही किया वो साथ नहीं गए? देखिए पता है इसमें मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो वो संगठित तौर पर सबका ये मानना था, ये उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, ये अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। उन्होंने कहा एक चैनल के इंटरव्यू में उनके संजय सिंह ने कहा कि फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। संजय सिंह ने ये बताया कि अलायंस को लेकर जब बात हो रही थी फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे। अब नाम उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला खैर उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मतलब कांग्रेस की तरफ से फ़ोन उठाने बंद कर दिए गए, ये नंबर आया। ये इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सीधी लड़ाई में कांग्रेस हमेशा हारती है। अब इसके उदाहरण है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ जो है ये वाला चुनाव जो हुआ है वहाँ, और अब महाराष्ट्र में जो अलायंस होगा, अब सोचिए अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने एक तरफा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और उद्धव ठाकरे ने भी इवन उनसे कह दिया कि अब सीएम फेस आप जो भी हैं तैयार कीजिए, लेकिन हम सीएम फेस के उस पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो भी घबराए हुए हैं इस वक्त कि अब होगा क्या। तो स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि पहले ही यहाँ पर बना ली जाए, उसके बाद वो फिर चुनाव प्रचार शुरू करें। देखिए मुद्दा ये है कि कांग्रेस से गठबंधन करने पर कांग्रेस को फायदा है या सहयोगी पार्टियों को फायदा है, इसका उदाहरण है परजीवी। प्रधानमंत्री ने एक शब्द का पैरासाइट, प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, परजीवी पार्टी, मतलब सहयोगों को निगल जाने वाली पार्टी, सहयोगियों को निगल जाने वाली पार्टी। उन्होंने कई उदाहरण दिए, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आप अकेले लड़े, सॉरी आप जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर सवार होकर आप सत्ता में आ गए। जम्मू में 1 सीट मिली कांग्रेस को, 1 सीट। कश्मीर में भी जो स्ट्राइक रेट है वो आधी सीटों का है जितने चुनाव वो लड़ी है। तो इसलिए अब उमर अब्दुल्ला भी सुना रहे हैं, जहाँ जहाँ सीधी लड़ाई लड़ी गई वो परजीवी वाली डेफिनेशन के हिसाब से इसलिए सही है कि वो सीधी लड़ाई में हमेशा कांग्रेस हारी है, वो हार की कगार पर पहुंची और हारी है, चाहे आप मध्य प्रदेश की देख। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हरियाणा उस तरह का गढ़ नहीं है बीजेपी का, या नहीं रहा, जैसे हम कहते हैं गुजरात में चुनाव है ना, हम कहते हैं गुजरात पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ सकते हैं, मध्य प्रदेश बंद करके लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो फिर भी फाइट थी 2023 में, चलिए मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा तो नया गुजरात बन रहा है। मतलब वहाँ के आप बीजेपी नेताओं से बात करिए, वो कह रहे हैं कि हरियाणा नया गुजरात बन रहा है। जैसे बीजेपी का गढ़ और सबसे बड़ी बात वो फेस भी नहीं है, बीजेपी के पास हरियाणा में उस तरह का फेस
मनोहर लाल खट्टर 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहे, 9 साल 118 दिन। नायब सिंह सैनी को लाया गया, एंटी इनकम्बेंसी कट करने की कोशिश की गई 10 सालों की। यही गुजरात में भी हुआ, यही दूसरी जगह पर हुआ जहां मुख्यमंत्री को एंड मोमेंट पर बदला गया। अब उसका फायदा नहीं होता, लेकिन ग्राउंड पर दिख रहा है। तो ये हरियाणा जो एक प्रयोगशाला बनी है, अब इसका असर महाराष्ट्र, झारखंड और ये तमाम जगह पर देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से। बेशक देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है अमन अब कांग्रेस को और अपनी कमर यहाँ पर कसनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो सामने है और जितने भी सहयोगी दल हैं उनके साथ में वो उतना विश्वास अभी उन पर जता नहीं पा रहे हैं, और इसका साफ उदाहरण है सामने में जो कुछ भी लिखा गया है यहाँ पर कांग्रेस के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो आप भी अपना विश्लेषण हमें बता सकते हैं फीडबैक के जरिए, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारण आपके अनुसार क्या कुछ है, और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसके कारण और उसका विश्लेषण फीडबैक के जरिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।